नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 3 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, PET एग्जाम एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट सेगमेंट इज नेशनल अफेयर्स, जिसमें भुवनेश्वर बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड। यानी जो कोविड नामक टीका है वह उड़ीसा का, जो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल भी है, इसे मंदिरों का भी शहर कहा जाता है, तो गेटिंग 100% आबादी यानी वहां की 100% पॉपुलेशन को टीकाकरण कर दिया गया है। तो इस तरह से द सिटी ऑफ भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, हैज बिकम द फर्स्ट सिटी, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन द कंट्री इन अचीविंग कंप्लीट कोविड वैक्सीनेशन कवरेज। तो यहाँ पर 100% लोगों को टीका लगा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि 18 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी तकरीबन 9,07,000 है। मीनवाइल द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड सेट ए डेडलाइन टू वैक्सीनेट 100% पीपल बाय 31 जुलाई इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडेमिक। यानी 31 जुलाई तक का लक्ष्य रखा था, जो कि इन्होंने प्राप्त कर लिया। इस तरह से भुवनेश्वर की आबादी में 31,000 जो थे स्वास्थ्य कर्मी थे, यानी हेल्थ वर्कर थे, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर थे एंड 5,17,000 लोग 18 टू 44 ईयर ओल्ड के बीच में आते थे एंड एबव 45 3,20,000 लोग थे। तो इस तरह से इन सब को टीका लगा दिया गया है। तो यह सिटी का नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, कोस्टल पर है, यह तटीय क्षेत्रों पर में से एक राज्य है और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग नेम्ड आफ्टर फॉर्मर DU वाइस चांसलर दीपक पेंटल, यानी दीपक पेंटल के नाम पर मेढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। दोस्तों, मेढक जिसे राना टिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम है और यह उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। तो रिसर्चर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव नेम्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट। कहां पर? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहां है? ये यहां पर, यानी सूरत से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज, यानी वेस्टर्न घाट को जनरली लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन, बट दिस इज नॉट ए माउंटेन, इट इज एन स्कारपमेंट। इसे क्या कहते हैं? स्कारपमेंट या फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं, यानी यह टूटा हुआ भाग है। जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो अफ्रीका महाद्वीप इधर चला गया और यह टूटा हुआ भाग वेस्टर्न घाट माउंटेन है। तो इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री भी कहीं कहीं दिया रहता है, साउथ सह्याद्री। तो नॉर्दर्न सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कलसुबाई है, 1646 मीटर उसकी हाइट है, विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। एंड उसी के थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो महाबलेश्वर पड़ेगा, विच इज मेन सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, विच हाइट इज 1400, याद रखिएगा यह 1438 मीटर ऊंची है। उसकी ऊंचाई किसकी? महाबलेश्वर की। तो इस तरह से यह वेस्टर्न घाट, इसी में चूंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो यहीं पर इस मेढक की प्रजाति को खोजा गया है, जिसमें DU के पूर्व चांसलर दीपक पेंटल के नाम पर वो आनुवांशिक विद भी रहे हैं, तो प्रोफेसर के नाम पर यह रखा गया है। तो इस तरह से पश्चिमी घाट जैव विविधता क्षेत्र से डेक्रोग्लोरिसिडे परिवार का, यानी ध्यान रखिएगा डिक्रोग्लोरिसिडे जो है फैमिली का मेढक की नई प्रजाति खोजा गया है और इस नई प्रजाति का नाम है मिनरवरिया पेंटली। ये याद रखेंगे, मिनरवरिया पेंटली इसको नाम दिया गया है। और इसके जो है करीब 10 वर्षों तक किए गए एक व्यापक अध्ययन के दौरान इसकी खोज जो की गई है। और दोस्तों, मेढक की इस नई प्रजाति की खोज कई मानदंडों, यानी कई उसके मेजरमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, लाइक बाहरी आकृति विज्ञान, DNA एंड कॉलिंग पैटर्न की पहचान कर की गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स में मूव करते हैं। पाकिस्तान इज द चीपेस्ट कंट्री टू
लिव इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में रहने के लिहाज से विश्व का सबसे सस्ता देश हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर एज द चीपेस्ट कंट्री टू लिव अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ स्टेट for Information and Broadcasting, Farooq Habib has shared the annual report of the World Population Review Index. So the cost of living of any country refer to the expenses entailed in living a comfortable life there. यानी आराम से रहने के लिए जरूरी खर्चे, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे राशन, टैक्स, हेल्थ केयर, किराया रहने का, इन सब बुनियादी चीजों को देखा जाता है। इसी को आधार मानकर यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इंडेक्स, पाकिस्तान इज चीपेस्ट कंट्री विथ एन इंडेक्स 18.58 इंडेक्स के साथ सबसे सस्ता देश है। इसके बाद अफगानिस्तान और तीसरे नंबर पे अपना भारत आता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अफगानिस्तान कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 24.51 व्हाइल इंडिया 25.14, यानी तीसरा सबसे सस्ता देश हमारा भारत है और चौथे स्थान पर सीरिया का स्थान आता है। तो इस तरह से और भी देखिए इस पे इंडेक्स दिया गया है। नेपाल वगैरह हमसे ज्यादा महंगे हैं, नाइजीरिया, वियतनाम, इन सब को भी दिया गया है। और इस तरह से अगर रिपोर्ट में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और सबसे महंगा तो केमैन आइलैंड एंड बरमूडा में रहना सबसे महंगा है। यहां का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 141.64, जबकि बरमूडा का 138.22 है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है। म्यांमार मिलिट्री लीडर डिक्लेयर्स हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपने को ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां पर याद हो तो फरवरी में ही सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया था। तो इसी बीच म्यांमार के नेता मिन ऑन्ग हलिंग ने खुद को ही प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया और उन्होंने कहा है कि 2023 तक देश में चुनाव कराए जाने की वह योजना बना रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक समाधान के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी वह सहयोग करेंगे, ऐसा मानना है। और तख्ता पलट के बाद वहां की जो लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की का नाम तो सुना ही होगा, उनकी सत्ता को इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उन्हें अपदस्थ कर दिया। इवन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके ऊपर ढेर सारे एलिगेशन लगाए गए। और इस तरह से म्यांमार आप देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह क्रम से देश राज्य हमारे स्पर्श करते हैं। इवन नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है सारामती, यहाँ भी है और इसमें भी करती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से म्यांमार इधर देख रहे हैं इंडियन ओशियन को भी टच करता है, गल्फ ऑफ मर्तबान भी है और इसकी कैपिटल नैपिटाओ है, पहले पिनमाना हुआ करती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में साइंटिस्ट फाउंड रेयरेस्ट कैमिलियन इन अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। वैज्ञानिकों को अफ्रीकी वर्षा वन में मिला सबसे दुर्लभ गिरगिट। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट कैमिलियन इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। दिस स्पीसीज वॉज बिलीव्ड टू बी एक्सटिंक्ट। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि विलुप्त हो चुकी थी। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है 2 इंच तक ही यह बढ़ते हैं, इसलिए इसको बौना गिरगिट कहा जाता है, डॉर्फ कैमिलियन कहा जाता है। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वन ऑफ द रेयरेस्ट कैमिलियन इन द वर्ल्ड और इसकी खोज 1990 से ही शुरू हो गई थी। और ये कहां पर? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के साउदर्न मलावी के वर्षा वनों में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन जंगलों को काट दिया जा रहा है, यही कारण है कि यह इनकी जो है यह विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर 1980 के बाद से यह रिकॉर्ड देखा गया कि जंगलों का 70 से 80% एरिया काट दिया गया, जिसकी वजह से यह गिरगिट को अब डेवलप करने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण है, यह विलुप्त होने से पहले जंगल के नुकसान की वजह से यह विलुप्त हो रहे हैं। मलावी हिल्स के ज्यादातर जंगलों को काटकर जमीन को खेतों में बदलने के लिए बदल दिया गया है। तो इन सब कारणों से तो इसका नाम जो है रामफोलियन चैपमैनोरम गिरगिट वहां पर जो है दक्षिणी मलावी के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और यह मलावी देश है, इधर आप देख सकते हैं तंजानिया है, यह मोजाम्बिक है, इस तरह से। और इसकी कैपिटल लिलिंगवे है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, विल नाइजीरिया लार्जेस्ट सिटी सिंक अंडर द सी।
क्या यह समुद्र के नीचे डूब जाएगा? नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस काफी चर्चा में है लगातार बाढ़ से। जैसे अब देखते होंगे कि बारिश होती है तो कुछ शहरों में बाढ़, जैसे दिल्ली है, मुंबई में आप लोग सुनते हैं, लेकिन हफ्ते दो हफ्ते में वह पानी बाहर चला जाता है। लेकिन यह लगातार कई महीनों तक यह लागोस शहर बारिश के मौसम के बाद भी इसके घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक दो हफ्ते के लिए नहीं, इवन मार्च से लेकर नवंबर तक बाढ़ जैसे हालात रहते हैं। तो इस तरह से इस स्टडी में यह पाया गया है कि आने वाले दिनों में यह शहर समाप्त हो जाएगा और इस बाढ़ की वजह से $4 अरब का नुकसान हो रहा है। तो यह जुलाई में हाल के सालों में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं ऐसा न हो आने वाले दिनों में यह समाप्त हो जाए। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं जो बेसिक रीजन है क्लाइमेट चेंज और समुद्र का तल जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह डूबने की कगार पर है। एक स्टडी के मुताबिक निचले तटीय इलाकों में 2100 तक कहा जा रहा है, 2100 तक यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो क्लाइमेट सेंट्रल की स्टडी में कहा गया है कि समुद्र स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये शहर हाई टाइड लाइन के नीचे डूब सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के मुताबिक खराज ड्रेनेज सिस्टम, आजकल देखिए जैसे दिल्ली में भी क्या है, ड्रेनेज पैटर्न ठीक ना होने की वजह से तुरंत बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से बेलगाम शहरीकरण, पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट की वजह से ड्रेनेज पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि लागोस शहर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। तो नाइजीरिया हाइड्रोलॉजिकल एजेंसी NIHSA हैज फोरकास्टेड इन एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस इन द फ्यूचर व्हेन द रेनी सीजन इज एट इट्स पीक। यानी वो उसका जो NIHSA ने भविष्य में संकट बढ़ने की और आशंका जताई है। तो इस तरह से लागोस का तट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोग बता रहे हैं, पर्यावरण के जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन लोग कह रहे हैं कि रेत के खनन के चलते तट को नुकसान पहुंच रहा है। एट द सेम टाइम ड्यू टू द राइज इन सी लेवल वाटर हैज स्टार्टेड एंटरिंग इनसाइड द आइलैंड। तो इस तरह से लोकल पीपल बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज पुअर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वहां के लोकल लोगों का यह भी कहना है कि खराब ड्रेनेज पैटर्न की वजह से भी हम लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। क्योंकि वहां के लोगों ने बताया कि वहां के सारे वेटलैंड को खत्म कर दिया गया, वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई और जमीन को जो है खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये लागोस शहर एकदम तट पर स्थित है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब डूब जाएंगे। इसके बगल में बेनिन है, ऊपर नाइजर देश है, यह कैमरून है, इधर चाड ये लेक भी है, इसको टच करता है नाइजीरिया। यहाँ पर बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन भी है। और नाइजीरिया याद रखना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया ही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटी में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत यही कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में इसे प्रारंभ किया गया। तो इट इज फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम, यानी यह खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है और यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ही एक पार्ट है। थ्रू दिस स्कीम 5 kg फूड ग्रेन, व्हीट, राइस एंड 1 kg पल्सेस आर गिवन टू द राशन कार्ड होल्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस योजना को अप्रैल 20 से जून 20 के लिए आरंभ किया गया था, फिर बीच बीच में बढ़ाते रहे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह 80 करोड़ देशवासियों को नवंबर 2021 तक हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा और दिया जा भी रहा है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। पीएम मोदी एडवाइजर अमरजीत सिन्हा रिजाइन, इन्होंने अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और दोस्तों यह दूसरे ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने पीएमओ कार्यालय से इस्तीफा दिया है। ये 1983 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और यह पीएमओ का दूसरा इस्तीफा। इससे पहले सचिव पीके सिन्हा ने भी त्याग पत्र दिया था। तो इस तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में रिटायर होने के बाद सिन्हा को सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये भी पॉइंट इनका ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। साइरस पूनावाला टू गेट लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो साइरस पूनावाला को मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो जानते ही होंगे, उसी के ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर
साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह 13 अगस्त को इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। और लोकमान्य तिलक जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष दीपक तिलक जी हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि इनके नाम की घोषणा की। तो पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने कम समय में कोविशील्ड की खुराक, करोड़ों खुराक को तैयार करवाया और जन जन तक पहुंचाया। तो यह जो है 13 अगस्त को दिया जाएगा, याद रखेंगे। इसमें 1 लाख रुपए नगद इनाम और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और दिस अवार्ड मतलब यह अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1983 से। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आज है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। दोस्तों यह जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हो गई है, जिसमें हमारे देश के अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 59 स्थान फिसल गए हैं और 155वें स्थान पर आ गए हैं। तो यह कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ था उन्हें। 2017 के बाद रिलायंस की यह सबसे निचली रैंकिंग है और वहीं 524 अरब डॉलर के राजस्व के साथ वॉलमार्ट फॉर्च्यून की सूची में पहले स्थान पर बनी हुई है। तो जैसे पूछा जाए प्रथम स्थान कौन है, तो वॉलमार्ट है। फिर चीन की स्टेट ग्रिड 384 अरब डॉलर के साथ सेकेंड रैंक पे है। तो इस तरह से वॉलमार्ट लगातार 8वें साल शीर्ष पर रही है। इट हैज़ बीन ऑन टॉप फॉर द 16 टाइम सिंस 1995, यानी वॉलमार्ट 1995 से 16 बार यह शीर्ष पर रही है। और इस लिस्ट में 280 अरब डॉलर राजस्व के साथ अमेजन तीसरे स्थान पर है। वहीं चाइना नेशनल पेट्रोलियम चौथे और सिनोपैक ग्रुप 5वें स्थान पर है। तो इस तरह से सूची में शामिल भारत की अन्य पेट्रोलियम कंपनियों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है और भारतीय स्टेट बैंक ने 16 पोजीशन छलांग लगाई है और 205वें स्थान पर पहुंच गई है। तो यह लगातार दूसरा साल है जब एसबीआई की स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये सारे फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे और यहाँ पर भी ये पॉइंट दिया गया है, ये सारे पॉइंट को जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। तो टोक्यो ओलंपिक में वुमेन्स हॉकी टीम इन सेमीफाइनल, यानी महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, वो भी किसको, 1-0 से ऑस्ट्रेलिया जो कि 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है उसको हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। तो भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने दागा था और ओलंपिक के 3 बार गोल्ड कह सकते हैं स्वर्ण पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार हराया है। तो इस तरह से क्वार्टर फाइनल में कप्तान कौन है, रानी रामपाल हैं। क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह 41 सालों में पहली बार बनाई थी और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में जगह बनाई है और यह भारतीय महिला टीम है लेफ्ट टू राइट, यह पूरा नाम दिया है लेफ्ट से राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इटली के ही है मार्केल जैकब बने दुनिया के सबसे तेज धावक। अभी तक यह किताब उसैन बोल्ट के नाम था। तो इटली के मार्केल जैकब ऑन द गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर एट ओलंपिक। उन्होंने 9.8 सेकंड में ही 100 मीटर की रेस लगाई। तो इस तरह से यह पहली बार इटली के लिए इन्होंने खिताब जीता है। उन्होंने अमेरिका के फ्रेज कार्ली और कनाडा के आंद्रे डिग्रीज को हराया। तो फ्रेज कार्ली को रजत और कनाडा के आंद्रे डिग्रीज को कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो उसैन बोल्ट के 13 साल से जमैका के उसैन बोल्ट ही चैंपियन है। हालांकि उसैन बोल्ट अब संन्यास ले लिए हैं, इस वजह से अब जो है सबसे तेज धावक हो गए हैं जैकब। और यह इटालियन इनकी माँ है, इनके फादर अमेरिकी। तो यह बहुत कम उम्र में ही यह चले गए थे, कहाँ, इटली में ही। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम फिर से हिस्ट्री सीरीज में मराठा साम्राज्य के इतिहास की चर्चा करेंगे। तो इस साम्राज्य की शुरुआत 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई थी एंड इट एंडेड विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड इन 1818, यानी 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ ही मराठा साम्राज्य की एक तरह से देखा जाए तो अंत हो गया था। हालांकि मुगल साम्राज्य को समाप्त करने में मराठा साम्राज्य को भी बहुत श्रेय दिया जाता है।
तो मराठा साम्राज्य के जो मुख्य छत्रपति हुआ करते थे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शाहू महाराज एंड माधवराव फर्स्ट, द कमांड ऑफ द मराठा एम्पायर केम इन द हैंड्स ऑफ पेशवा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका जन्म पूना के निकट शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, शिवनेरी किला में, ठीक है। और इनके पिताजी शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई, यानी फादर्स नेम शाहजी भोसले एंड मदर्स नेम वाज जीजाबाई। और इस तरह से इनको मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। और इन्होंने मराठा लोगों को रिहा करने का संकल्प लिया बीजापुर सल्तनत से, और इन्होंने मुगलों की कैद से लाखों मराठाओं को आज़ादी भी दिलवाई, और इन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना करने लगे। और 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक आजाद मराठा साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद अपने साम्राज्य को, आफ्टर दिस ही कंटिन्यूड टू फाइट टू सेव हिज एम्पायर फ्रॉम द मुगल्स, यानी मुगलों से बचाने के लिए अपने साम्राज्य को वह लड़ते रहे। 1643 ही स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर by conquering the सिंहगढ़ फोर्ट ऑफ बीजापुर। सिंहगढ़ किले को जीता कब? 1643 में। और आफ्टर दिस इन 1646 ही established his rule over the फोर्ट ऑफ तोरण। तोरण के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और 1659 में ईस्वी में अफजल खान को पराजित कर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया, और बाद में उन्होंने शाइस्ता खां को भी पराजित किया 1663 में। फिर जय सिंह ने पुरंदर को पूरा घेर लिया था, रायगढ़ के किले को, तब इनको मजबूरी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी 1665 में मुगलों के साथ। और फिर हालांकि 1670 में फिर उन्होंने रायगढ़ किले को वापस ले लिया, और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों से चौथ की मांग कर दी। और he was coronated as छत्रपति of the newly established मराठा एम्पायर in 1674। इस तरह से उन्होंने राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक के बाद 1676 में कर्नाटक अभियान उनका एक तरह से कहा जाए तो महत्वपूर्ण अंतिम अभियान था। और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के समय ही 300 किले और उन्होंने तकरीबन 40,000 की घुड़सवार सेना और 50,000 की पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी। तो इस तरह से शिवाजी महाराज के दो बेटे संभाजी और राजा राम, आगे चलकर संभाजी गद्दी को संभालते हैं। तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सतीश कुमार, श्रवण खालिंग, रोली सरोज, नीतीश, त्रिवेणी बघेल, साई तेजा डुग्गी, दिलीप कुमार, प्रदीप वर्मा, स्नेहा शर्मा, हरि बोल, स्वागतिका दलाई, रेणु बाला, आर्ची तिवारी, डॉक्टर BL देवांगन, मुस्कान हरुण शेख, प्रतीक गंदोत्रा, सुकेश कुमार चौरसिया, मंटू कुमार, विनोद जायसवाल, मिली, शशांक द्विवेदी, संदीप यादव, DS, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड। तो 100% आबादी को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? पुरी, भोपाल, भुवनेश्वर, पुणे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरवरिया पेंटाली इज ए स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्नेक की है, या फ्रॉग की है, कि वेल की है, या गौरैया की है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इंडेक्स विच इज द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इंडिया या भारत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन ऑन्ग हलिंग हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड? कब हुई थी लॉन्च? 2018 में, 19 में, 2020 में कि 2021 में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021?
आधार पूनावाला, शिवनादर, साइरस एस पूनावाला या गौतम अडानी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज टॉप द 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? स्टेट ग्रिड, वॉलमार्ट, अमेजॉन, रिलायंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच स्पोर्ट इज गुरजीत कौर एसोसिएटेड? गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इटालियन प्लेयर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर एट द ओलंपिक? एंड्रू होवे, फ्रेज कार्ली, मार्सल जैकब्स, आंद्रे डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है and last question, in which year was the treaty of Purandar signed between Shivaji and Mughals? 1645, 1655, 1665 या 1674? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।